गोवा में पोर्चुगीज ने तेजी से रिलीजन कन्वर्जन करना चालू कर दिया था। गोवा इंक्विजिशन शुरू हो चुका था, पर इस आंदोलन को भी ब्रूटली सप्रेस किया गया था और करीब 1500 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। इंडिया ने इसके लिए पोर्टुगल को अलाउ नहीं किया था और पोर्टुगल से दादरा एंड नागर हवेली आजाद हो गए थे। जय हिंद दोस्तों। गोवा नाम सुनते ही ब्यूटीफुल बीचेस, पार्टीज, गोवन कल्चर याद आ जाता है। जब भी हम घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो गोवा हमेशा दिमाग में होता है, लेकिन गोवा की भी एक ऐसी हिस्ट्री है जो शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। भारत 1947 में ही आजाद हो गया था, पर गोवा को आजादी 1961 में हासिल हुई थी। आज के इस वीडियो में हम गोवा की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1510 से, जब गोवा पर बीजापुर सल्तनत के रूलर आदिल शाह का राज था और फिर पोर्टुगल से आए कमांडर अफोंसो डा अल्बुकर्की ने इस्माइल आदिल शाह को हराया था और वहां पोर्टुगल रूल चालू हुआ। अब देखिए, पोर्टुगस का उस समय मेन मोटिव था स्पाइस ट्रेड और मालाबार कोस्ट को कंट्रोल करना। इसके अलावा पोर्चुगीज गोवा में क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करना चाहते थे। अब देखिए, ब्रिटिश लोगों की क्रुएल्टी के किस्से हम सब ने सुने होंगे, लेकिन पोर्चुगीज उन सबसे ज्यादा क्रूएल थे। उस समय पोर्टुगल की रॉयल फैमिली के पास न्यूली डिस्कवर्ड एरियाज में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के मोनोपोली राइट्स थे। गोवा में पोर्चुगीज ने तेजी से रिलीजन कन्वर्जन करना चालू कर दिया था। गोवा इंक्विजिशन शुरू हो चुका था और ये समय दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए बहुत ही बुरा दौर था। पोर्चुगीज गोवा का पूरा ट्रेडिशन और कल्चर बदल रहे थे। गोवा में हिंदुओं, बुद्धिस्ट, ज्यूस, इन सब पर अत्याचार हो रहे थे। इनको कैथोलिक क्रिश्चियंस बनाया जा रहा था। हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां चर्च बनाई जा रही थी। अब देखिए, जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू थे और इनमें से ज्यादातर लोग कन्वर्ट होने के बाद भी सीक्रेटली अपने धर्म का पालन कर रहे थे। और फिर 1560 में गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत हुई। जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी अपने धर्म का पालन कर रहे थे उनको सजा दी जाने लगी थी। कई लोगों को सजा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। नॉन क्रिश्चियंस को किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी काम नहीं दिया जा रहा था। हिंदू बच्चे जिनके पिता की डेथ हो जाती थी उनको जेसुइट्स को सौंप दिया जाता था ताकि उनका क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन किया जा सके। इसके अलावा हिंदुओं को गोवा में कोई भी प्रॉपर्टी तक रखने का अधिकार नहीं था। महिलाएं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तब भी इनहेरिट कर सकती थी जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। ये क्रुएल्टी का सिलसिला 1812 में जाके खत्म हुआ। 18th और 19th सेंचुरी में गोवा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पर पोर्चुगीज रूल कर रहे थे। वो इसको एस्टादो द इंडिया कहते थे। 20वीं सेंचुरी आते आते पूरे भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इसी तरीके से गोवा में भी लोग पोर्चुगीज रूल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 1928 में त्रिस्ताओ दा ब्रिगंजा कूना ने गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। 1930 में पोर्चुगीज ने एक्टो कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनियल एक्ट पास किया और गोवा के अंदर पॉलिटिकल रैलीज, मीटिंग्स, आंदोलन करना, ये सब कुछ बैन कर दिया था। और साथ में पोर्चुगीज इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी गोवा कांग्रेस कमेटी को अलग करने का दबाव डाल रहे थे। 1940 आते आते गोवा इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने मोमेंटम गेन कर लिया था और फिर राम मनोहर लोहिया ने भी गोवा फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था और आजाद गोमांतक दल बनाया। अब देखिए, लोग सत्याग्रह कर रहे थे। 1946 में एक सभा के दौरान राम मनोहर लोहिया और गोवा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दूसरे लीडर्स को पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। इनके अरेस्ट के बाद लोग भड़क गए थे, पर इस आंदोलन को भी ब्रूटली सप्रेस किया गया था और करीब 1500 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। दूसरे लीडर्स जैसे कि टीबी कूना, पुरुषोत्तम काकोडकर को अरेस्ट करके पोर्टुगल की जेल में डाल दिया गया था। सारे बड़े लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद ये मूवमेंट थोड़ा धीमा पड़ गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 का दिन आया जब भारत आजाद हो गया था, पर गोवा का संघर्ष अभी भी जारी था। भारत के आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टुगल और फ्रांस के साथ में डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू किए। भारत पोर्टुगल और फ्रांस के साथ बातचीत करके कॉलोनीज का मुद्दा सुलझाना चाह रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का एक वॉर हो चुका था और भारत फिर से किसी से भी कोई वॉर करना नहीं चाहता था। भारत ने नेगोशिएशंस ओपन किए, पर 1955 में पोर्टुगल ने इंडिया के साथ सारे टाइज तोड़ दिए थे। उस समय पोर्टुगल का प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार था
और उसके पास ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप आ गई थी और उसने गोवा या फिर पोर्टुगल कंट्रोल में आने वाली कोई और प्लेसेस को इंडिया को ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि जब पोर्चुगीज गोवा में आए थे तब रिपब्लिक ऑफ इंडिया जैसा कोई देश नहीं था और गोवा मेट्रोपॉलिटन पोर्टुगल का हिस्सा था। गोवा उनकी कोई कॉलोनी नहीं थी। अब देखिए 1954 में आरएसएस, आजाद गोमांतक दल, सीपीआई, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन यूनिट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर दादरा एंड नागर हवेली को पोर्चुगीज कंट्रोल से आजाद करा लिया था। उस समय दादरा एंड नागर हवेली में पोर्टुगल की कोई मिलिट्री नहीं थी और वहां मिलिट्री भेजने के लिए इंडिया के थ्रू जाना होता था और इंडिया ने इसके लिए पोर्टुगल को अलाउ नहीं किया था और पोर्टुगल से दादरा एंड नागर हवेली आजाद हो गए थे। अब देखिए 15 अगस्त 1955 को बहुत सारे सत्याग्रही पोर्चुगीज रूल के खिलाफ गोवा बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इनमें से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। गोवा में लोगों पर अत्याचार होते जा रहे थे और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में पोर्टुगल न्यूट्रल था, इसकी वजह से वो नाटो का मेंबर बन चुका था। तो इंडियन गवर्नमेंट भी उस समय सीधे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि नाटो मेंबर्स का एक पैक्ट था, अगर उनके किसी भी मेंबर पर कोई अटैक करता है तो नाटो के सारे मेंबर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ऐसे ही 5-6 साल और निकल गए। गोवा के मुद्दे को पोर्टुगल अलग अलग जगह जाके उठा रहा था। पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को मीडिएट करने के लिए बोला, फिर ब्राजील के थ्रू इंडिया को अपोज करने की कोशिश की, फिर इसके बाद में गोवा के मुद्दे को पोर्टुगल ने यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया। अब देखिए भारत ने गोवा के मामले में स्पष्ट कर दिया था कि गोवा भारत का हिस्सा है और उसे भारत को वापस कर दिया जाना चाहिए। यूएस ने भी भारत को पोर्टुगल के साथ बातचीत करके गोवा का फ्यूचर डिसाइड करने को कहा था। दिसंबर 1960 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने यह डिसाइड किया था कि पोर्टुगल की जो भी ओवरसीज टेरिटरी है वो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं और इस डिसीजन का ये असर हुआ कि गोवा अब नाटो का पार्ट नहीं था। अब देखिए ऐसे ही 1961 आ चुका था और पोर्टुगल और इंडिया के बीच गोवा को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। फिर 24 नवंबर 1961 को एक ऐसी घटना हुई जिससे इंडिया को एक मौका मिल गया था गोवा को आजाद कराने का। साबरमती नाम की एक पैसेंजर शिप गोवा के अंजदीव आइलैंड के पास से जा रही थी और फिर वहां पे पोर्टुगल सैनिकों ने उस पर गोलीबारी कर दी थी। इसमें एक पैसेंजर की जान चली गई थी और चीफ इंजीनियर भी उसमें घायल हो गया था। 10 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस में यह बोल दिया था कि अब गोवा को पोर्टुगल रूल के अंडर नहीं रखा जा सकता और वो अब इंडिया में आ जाना चाहिए। और फिर इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन गोवा को लिबरेट कराने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत में इस ऑपरेशन को लिबरेशन ऑफ गोवा कहा गया, पर पोर्टुगल में इसको इन्वेजन ऑफ गोवा कहा गया। इस ऑपरेशन के लिए भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना को तैयार किया गया था। 17 दिसंबर को भारत की सेनाएं गोवा को घेर चुकी थी। गोवा की दाबोलिम एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके अलावा बम्बोलिम फायर स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ताकि गोवा का बाहरी वर्ल्ड से कोई कम्युनिकेशन ना हो सके। नेवी ने आईएनएस मैसूर और आईएनएस त्रिशूल को भी गोवा में रेडी रखा था ताकि अगर कोई बाहर से हमला करे तो उसे रोका जा सके। पोर्चुगीज डिफेंस मिनिस्टर जेवी मोनीज ने पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर सालाजार को पहले ही बताया था कि इंडियन आर्मी के खिलाफ गोवा में लड़ना पोर्चुगीज आर्मी के लिए सुसाइड मिशन होगा, पर इस एडवाइस को सालाजार ने इग्नोर किया और उन्होंने गोवा के गवर्नर जनरल को ऑर्डर दिया था कि पोर्चुगीज फोर्सेस लास्ट मैन बचने तक लड़ाई करेगी और उन्होंने कहा था कि पोर्चुगीज फोर्सेस सरेंडर नहीं करेगी, या तो उनके सिपाही जंग में मारे जाएंगे या फिर वो जंग जीतेंगे। सालाजार ने गवर्नर जनरल को यह लड़ाई कम से कम 8 दिन तक जारी रखने को बोला था ताकि इतने दिनों में भारतीय आक्रमण के खिलाफ वो इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर सके। इंडियन आर्मी और पोर्चुगीज आर्मी के बीच ये बैटल टोटल 36 घंटे तक चला और फिर 19 दिसंबर रात 8:30 बजे पोर्चुगीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। गोवा के गवर्नर जनरल सिल्वा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया था और इसी के साथ गोवा पर 451 साल का पोर्चुगीज रूल खत्म हुआ था। इस वॉर में करीब 22 इंडियन लोगों की जान गई थी और करीब 30 पोर्चुगीज इसमें मारे गए थे। पोर्टुगल को गोवा में अपनी हार का जैसे ही पता चला, पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए थे। यूनाइटेड नेशंस और नाटो ने भी इंडिया के एक्शंस को रैश बताया था, जबकि सोवियत यूनियन ने लिबरेशन ऑफ गोवा का सपोर्ट किया था। अब देखिए इसके बाद गोवा, दमन एंड दीव,
दादरा एंड नागर हवेली को इंडियन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था और फिर 1987 में गोवा को फुल स्टेट का दर्जा मिला था। इंडिया और पोर्टुगल के रिलेशंस भी 1974 में जाके सही हुए जब उन्होंने गोवा और दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को इंडियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज कर लिया था। इंडिया की हिस्ट्री में गोवा लिबरेशन मूवमेंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। 451 साल के लंबे संघर्ष के बाद में गोवा के लोगों ने आजादी देखी थी और इंडिया के एक्शन से वर्ल्ड में यह भी एक मैसेज गया था कि अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट इंडिया अच्छे से कर सकता है। तो दोस्तों, ये था गोवा की हिस्ट्री के बारे में हमारा वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।